Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is conversion from a private limited company to LLP. Is it required in your case? If so, why and when? अरे क्या बेनिफिट है कन्वर्जन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी के अंदर करने के लिए? रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है? क्यों करनी है? कब करनी है? नुकसान क्या है? अगर चलो मान लो सोच लिया कि इसको कन्वर्ट करना है, तो किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है? कौन कौन से एप्लीकेबल लॉ हैं और इसका प्रोसेस क्या है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? क्यों आया? क्यों आया ये टॉपिक? ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि ना कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या एक बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी के अंदर? क्योंकि किसी के पास एक कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड और वो ऑपरेशन में नहीं थी, तो वो उसकी नीलगी रिटर्न फाइल कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो इसको कन्वर्ट ही कर दो। किसमें? एलएलपी के अंदर। और उसका इस्तेमाल कर लो आप कोई टैक्सेशन पर्पस के लिए। तो वहां फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि क्या एक बड़ी कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? अच्छा, अगर ईयरली इनकम 10 करोड़ की है, रिजर्व 100 करोड़ का है, रियल एस्टेट 200 करोड़ की है, तो क्या होगा? तो क्यों ना इस टॉपिक को कवर कर लिया जाए। क्योंकि पहले बात हुई थी कि एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बस फिर तो क्या है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक बात करते हैं कि चलिए इसके ऊपर ना एक 5 AM का सेशन ही बना लेते हैं। किसी के पास रियल एस्टेट कंपनी थी और वो रियल एस्टेट, वो प्राइवेट कंपनी है, या हो सकता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जिसके अंदर प्रॉपर्टी खरीदी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक रेजिडेंशियल या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, लैंड है, तो उसको कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते? आप समझ रहे हो? अब यहाँ तो एक एक क्वेश्चन को आंसर किया जाए या उसके ऊपर आपका फेवरेट बन जाए क्या टॉपिक। तो अब इसके ऊपर ना डिटेल में इन सब बातों को एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले, क्यों कन्वर्ट करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर बना ली? रिसेंटली आपने ना ग्रोथ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना ली और आपका मन किया कि बननी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि क्यों बना ली? आपने कहा जब मैं अच्छा भला काम कर रहा था प्रोप्राइटरशिप में, अच्छा भला काम कर रहा था मैं पार्टनरशिप फर्म में, अब आगे थोड़ी ग्रोथ करनी थी, तरक्की करनी थी, इसलिए हमें सुजेस्ट किया कि आगे तरक्की करने के लिए बना लो, बड़ा कर लो काम। मैंने कहा अगर सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था तरक्की करने का और आगे बढ़ने का और लिमिटेड लायबिलिटी लेके आने का, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाई आप तो एल एल पी भी बना सकते थे। कह रहे अब तो बन गई। अब तो बन गई, क्या करें? मैंने कहा कन्वर्ट कर लो। किसमें? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर लो। उसका सबसे पहला फायदा क्या होगा कि देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करती है। उसके बाद अगर आपको जो प्रॉफिट तो कमा रही है कंपनी, आपको जरूरत है अपने लिए अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, एग्जाम्पल आपने अपने पर्सनल नाम से प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो चेक तो आपका कटेगा। तो कंपनी का करंट अकाउंट से पैसा पहले आपके सेविंग अकाउंट में जमा होगा, यहां से फिर आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करोगे, तो जब वो पैसा ट्रांसफर होगा तो क्या लग जाएगा? डिविडेंड टैक्स लग जाएगा। कंपनी के अकाउंट से जब अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे तो वो इनकम क्या लाएगी? तो पहले कंपनी ने टैक्स दिया, फिर आपने टैक्स दिया प्रॉपर्टी, यानी कि 25 जमा 30, 55% टैक्स लग गया। अगर उसको एवरेज करोगे तो 50 के आसपास हो गया। डबल टैक्सेशन क्यों करनी है? कहने को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25% टैक्स लग रहा था, एलएलपी में 30 लग रहा था, लेकिन जब पैसे बाहर निकाले तो डबल टैक्सेशन लग गया। दूसरा, अब देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बिजनेस एक्सपैंड करना है, कुछ पैसे तो चाहिए ना उसको।
तो आपने क्या किया, अपने पर्सनल नाम से पैसे बोरो कर लिए क्योंकि आप कंपनी के डायरेक्टर हो, और फिर आप कोशिश कर रहे हो उस पैसे को कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन अलाउड ही नहीं है। जो डायरेक्टर है ना, वो आगे से लोन लेके कंपनी को पैसा नहीं दे सकता, ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर से भी लोन ले लेते हो तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि जितनी कंपनी की कैपिटल है और जितना उसका फ्री रिजर्व है, उन दोनों के टोटल से ज्यादा का लोन नहीं हो सकता शेयर होल्डर से। तो आप कह रहे हैं, यार ये क्या हो गया, मेरी कंपनी को पैसा चाहिए था, मैं अपने नाम पे लोन लेके कंपनी में डालना चाहता हूँ, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है जी ऐसा करने से, बोरोड फंड नहीं ले सकते। और और ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर पैसे हैं और आप ग्रुप ऑफ कंपनी रन करते हो, यानी कि एक से ज्यादा बिजनेस है आपके, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक आपकी पार्टनरशिप है, और आपकी ग्रुप कंपनी है जहां पर आप या तो पार्टनर हो, प्रोप्राइटर हो, या डायरेक्टर हो, या आप एसोसिएट हो। चलिए, तो उस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, आपने कहा ठीक है ना, पड़े हुए हैं मेरे प्राइवेट कंपनी के अकाउंट में पैसे, वहां ट्रांसफर कर देता हूं। आप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड पर्सन को पैसे दिए, ट्रांसफर किए, तो वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा और टैक्सेबल होगा। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने वो पैसे अपने पर्सनल के लिए इस्तेमाल किए हैं, ग्रुप कंपनी को भी नहीं दे सकते। अब आप कह रहे हो कि यार ये क्या चक्कर है, आप सोचना शुरू कर देते हो कि ये क्या हो रहा है। मैं तो स्टकअप हो गया फंड मैनेजमेंट के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। फिर आपको नीड अराइज होती है एलएलपी कंपनी की। कब नीड अराइज होती है, जब शुरू शुरू में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कंपनी ने कमाई करते 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 प्रॉफिट कमाया, जब आप उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करना चाहते हो, नहीं कर पाते। जब कंपनी में पैसा डालना चाहते हो, नहीं डाल पाते। जब कंपनी का पैसा किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हो, नहीं कर पाते। तब आती है नीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तब आती है नीड एलएलपी की। तो आप सोचते हो कि यार अच्छा होता मैंने बना ली होती लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि अगर पार्टनर विड्रा करता है अपनी कैपिटल या प्रॉफिट, तो उसको फिर दोबारा से टैक्स नहीं देना पड़ता, जितना मर्जी पैसा डाल लो कंपनी के अंदर कहीं से लोन लेके, किसी भी सिस्टर कंसर्न को दे दो पैसे, या फिर आप अपने पार्टनर से पैसा ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। किसी थर्ड पर्सन से भी अगर पैसा सीधा एलएलपी के अंदर ले लेते हो तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाता, यानी कि फंड मैनेजमेंट, आप समझ रहे हो, फंड मैनेजमेंट का जहाँ पे चक्कर है। जब बिजनेस ग्रोइंग स्टेज के ऊपर होता है, जब आपने शुरू शुरू में एक्सपेंड करना शुरू किया है, तो उस समय ना आपको फंड मैनेज करना होता है। तो अगर आप सीधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा रहे हो तो फायदा नहीं है, वहां पर एलएलपी की रिक्वायरमेंट है, और अगर गलती से बना ली है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि लायबिलिटी तो दोनों के अंदर लिमिटेड है ना। सारे के सारे एमसीए के बेनिफिट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में ये भी रजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड है, यहाँ भी नाम सुरक्षित है, यहाँ भी नाम सुरक्षित है। जब लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, नाम सुरक्षित हो गया, सारे बेनिफिट मिल गए, ट्रांसपेरेंसी आ गई, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिल गया आपको, तभी तो एलएलपी का कंसेप्ट कुछ साल पहले आया था, इस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए। अब पता लगा आपको फंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्वेश्चन आ गया, अरे क्वेश्चन आ गया कि आईपीओ लेके आना है जगमोहन, आईपीओ आ जाएगा क्या एलएलपी के अंदर? कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब राइट टाइम आएगा ना, किसका, आईपीओ लाने का, जब समय आ जाएगा, उस समय हम कन्वर्ट कर लेंगे एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड और फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो एक प्रोसीजरल वर्क है, किसके लिए, प्रोफेशनल के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उनका तो काम ही है ना उसको कन्वर्ट करना।
आप आईपीओ जैसा माहौल तो बनाओ। तो क्या आपकी एलएलपी के अंदर जो 3 सालों में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आईपीओ के टाइम पे कंसीडर होगा? बिल्कुल होगा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ना। तो उस समय जो टर्म शीट होगी, तो क्या अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आ जाता है, वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कर पाएगा एलएलपी में? बिल्कुल। उस समय आप टर्म शीट साइन कर लेना, एज पर द टर्म शीट हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। लेकिन जब तक वो राइट टाइम नहीं आ रहा, तब तक तो ग्रो कर लो, तब तक तो ठीक कर लो चीजों को। आप कह रहे हो ठीक है, जगह मुझे समझ आ गई। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक मैंने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, तो कर लूं क्या मैं उसको ट्रांसफर? मैं कह रहा हूं ना, फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, इस तरह की कंपनी जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, तो हम उसको ना प्यार से क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी वाली कंपनी। यानी कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम सीधा का सीधा कंपनी ही सेल कर देंगे उस प्राइवेट कंपनी को जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, ना कि प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। क्योंकि कंपनी ही सेल हो जाएगी तो प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी। तो जनरली हम मना करते हैं कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर रियल एस्टेट है तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, इसकी कंप्लायंसेस करते रहो, जब बेचना होगा तो बेच देंगे, रेंटल इनकम आएगी तो उसके अंदर आ जाएंगे, तो इसको बना दो प्रॉपर्टी वाली कंपनी। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो ना, मेरे को कन्वर्ट करना है। करना ही करना है जगमोहन, मेरे को तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, चाहे इसके अंदर प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस। यस तो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैपिटल गेन का, क्योंकि प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट है ना। तो जब प्राइवेट लिमिटेड से एलएलपी में कन्वर्ट होगी, तो एक ना सेक्शन है, सेक्शन है, कौन सा? 4713 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जब आप उस केस में कन्वर्जन करते हो, तो कुछ लिमिट और कंडीशंस हैं। क्या है? अगर आपको टैक्स बचाना है तो, नहीं बचाना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% टैक्स लगेगा, अब तो 12.5% है, तो कोई बात नहीं, कर दो। लेकिन आपको तो ना बचाना है, बचाना है तो सेक्शन 4713 बी वो क्या कहता है? एक तो टर्नओवर की लिमिट है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कोई ऐसा एसेट है, जैसे कि रियल एस्टेट, उसको ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन लगता है, लेकिन अगर आप कैपिटल गेन बचाना चाहते हो, और अगर आपकी उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रोस रिसीप्ट पिछले 3 सालों के अंदर किसी भी एक, मतलब कि 3 सालों में किसी भी एक साल में 60 लाख से ऊपर नहीं हुई, टैक्स नहीं लगेगा। आप सारे के सारे एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर करना, वो तो हम करते ही हैं। आप शेयर होल्डिंग का पैटर्न सेम रखना, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में था वही एलएलपी में होगा, वही हम करते हैं। और जो शेयर होल्डर, ये जो शेयर होल्डर है, उनको क्या मिलेगा? उनको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर राइट मिल जाएगा, शेयर होल्डर को कोई पैसे नहीं ट्रांसफर होंगे। और बिजनेस जो है वो कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू रहना चाहिए, अगर आपने कैपिटल गेन को बचाना है। और कन्वर्ट होने के बाद जो प्रॉपर्टी थी उसको कम से कम 3 सालों तक बेचना नहीं है, अगर आप प्रॉपर्टी 4713 बी की एडवांटेज लेना चाहते हो। आप कह रहे हो नहीं लेना चाहता, तो कर लो, जो टैक्स लगेगा लग जाएगा, 12.5% कर दो, तो फिर कोई लिमिट नहीं है। ये तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए थी। तो मोटे तौर पे ये हो गया कि क्या अगर प्रॉपर्टी है तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम कहते हैं क्या करना है, पड़ी रहने दो ना वहीं पर प्रॉपर्टी वाली कंपनी बना के, और जब जरूरत पड़ेगी तो कंपनी को भी सेल कर देंगे। लेकिन फिर भी कर तो सकते ही हैं, कंडीशन मैंने आपको बता दी है। इतना डीप है ये सेक्शन, और लेकिन आपको समझ आ रहा है। आप कह रहे हो अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया, मतलब कर तो सकते ही हैं। आप कह रहे हो कि फिर रिजर्व एंड सरप्लस का क्या होगा? जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से ट्रांसफर करते तो टैक्स लगता। तो भाई एलएलपी में कन्वर्ट होने के बाद उनका क्या होगा? 3 साल, 3 साल तक उसको टच मत करना उन पैसों को, जो नया कमाओगे वो ठीक है। 3 सालों के बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा कन्वर्जन के बाद। तो आप कह रहे हो कानून कौन कौन से हैं जगमोहन इसके ऊपर? 3 तरह के कानून हो गए ना। अब क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी में जा रहा है, तो दोनों की दोनों गवर्नड हो रही हैं
कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। यानी कि आपको क्या करना है एज ए बिजनेस ओनर? कुछ नहीं करना आपको। आपको तो सिर्फ अपने सीए या कंपनी सेक्रेटरी को बोलना ही है कि भैया कंपनीज एक्ट के हिसाब से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ध्यान में रखते हुए कर दो कन्वर्ट। मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कोई कैपिटल एसेट नहीं है, जैसे कि प्रॉपर्टी, तो उस केस में तो क्या होगा? अगर मान लो प्लांट एंड मशीनरी है तो उस पे थोड़ी कोई कैपिटल गेन लगना है। प्लांट एंड मशीनरी को तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, है कि नहीं? और उसके अंदर अगर कोई कैश एंड बैंक बैलेंसेस है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अंदर इन्वेंट्री है, अगर इन्वेंट्री है तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इन्वेंट्री को ना आप क्या करो, पहले एक एलएलपी बना दो, उसका जीएसटी नंबर ले लो, उसके अंदर एक क्लॉज डालो, टेक ओवर क्लॉज। तो उसके बाद इसको वहां से टेक ओवर करो और बाद में प्राइवेट कंपनी को क्लोज कर दो, अगर आपको स्टॉक को लेके बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक एज इट इज उठ के वहां पर चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। किसी जगह पर ना एक बार एक ऑफिसर ने दिक्कत क्रिएट कर दी थी, क्योंकि पैन नंबर चेंज होता है ना इसके अंदर, तो फिर हमने उनको फिर रिलेवेंट सेक्शन दिखाना होता है कन्वर्जन वाला, सेक्शन 4713। सर मैंने तो कन्वर्जन किया है, सर देख लो, सेम बिजनेस कंटिन्यूड है सर, सेम पार्टनर कंटिन्यूड है। वो कहता अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके। तो जिसको नहीं समझ आती बाद में समझ आ जाती है, थोड़ा उसको समझना समझाना पड़ता है, क्योंकि लॉ में तो क्लियर लिखा हुआ है ना कौन कौन से लॉ लग गए। कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका प्रोसेस क्या है जगमोहन? अरे प्रोसेस सिंपल है, नाम अप्रूवल करना है एलएलपी का एमसीए के पोर्टल पे जाके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और 18 नंबर फॉर्म सबमिट होता है आरओसी के अंदर, एमसीए के अंदर कन्वर्जन वाला। और जब आरओसी का अप्रूवल आ गया, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार और कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। और बस उसके बाद फिर आपने पैन, जीएसटी, बैंक और सारी की सारी बाकी स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन को कंप्लाई कर लेना है। ये है जी प्रोसेस। और आप जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको फिर बता देना कि मेरी कंपनी कन्वर्ट हो गई है, क्या उनका प्रायर अप्रूवल चाहिए ना? नहीं चाहिए प्रायर अप्रूवल, वो तो मर्जर और एक्विजिशन में चाहिए होता है। अगर आप एक से ज्यादा कंपनियों को आपस में मर्ज करते हो और हाई कोर्ट में अपील करते हो तब चाहिए होता है। अच्छा, तो यानी कि ये हो सकता है काम, बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था? कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर आया था। और आप कह रहे हो कि मैं अभी तक कैश फ्लो कम्युनिटी में हुई नहीं, तो आ जाओ। कैसे आओगे? एक मैसेज भेजो, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी। कौन से नंबर पे? मेरे नंबर पे भेज दो, 9811269798 के ऊपर। तो मुझे बताओ जो मेरे साथ लाइव हैं, तो आज का टॉपिक खत्म हो गया है, बताओ जी कैसा लगा सेशन? क्या ये आपके लिए वैल्यूएबल, नॉलेजेबल था? और इस तरह के टॉपिक को हम कवर करते रहे तो आप कहते हो कि नॉलेजेबल था, वैल्यूएबल था, तो मुझे बताओ तो सही चैट बॉक्स में लिख के कैसा लगा आज का सेशन। और अगर कोई फर्दर क्वेश्चन आ रहा है तो आस्क मी योर क्वेश्चन। बाकी जेएसए ऑनलाइन की कैश फ्लो हेल्पलाइन में तो आप हो ही, और अब इसके अंदर भी आप क्वेश्चन पूछते रहते हो। और एनीथिंग विच इज कमिंग इन योर माइंड यू कैन आस्क मी राइट नाउ, क्योंकि राजेश जी कह रहे हैं कि यार वैल्यू तो मिली गई। यस फॉर श्योर। और इस तरह के सेशन को मैं आगे भी कवर करता रहूंगा। बस आपने क्या करना है कि कैश फ्लो कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछते रहो और ये नॉलेज का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। थैंक यू संजय नरवाल जी आपकी इंकरेजमेंट के लिए, और रजनीश गोयल जी लुधियाना आ रहा हूँ 6 फरवरी को लुधियाना। तो 7 तारीख को मिलेंगे, 6 को तो मिलेंगे मिलेंगे, 7 को भी मिलेंगे। कुछ प्लानिंग आपसे मैंने डिस्कस करनी है। चलिए, थैंक यू विनय मेदिरता जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। और हेमेंद्र जी कह रहे हैं थैंक यू जगमोहन जी फॉर गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, रियली सर आप तो नॉलेज का भंडार हो सर। मैं तो मैं तो बांसुरी हूँ, बज रहा हूँ। और ये बड़ा मजा आया, बॉम्बे से वापस आ रहा था तो फ्लाइट मिस हो गई, और उसने ना लेफ्ट की जगह राइट टर्न ले लिया। देख लो जिंदगी के नज़ारे, एयरपोर्ट जा रहे थे, राइट टर्न ले लिया, कहीं वो घुस गया कहाँ पे? ट्रैफिक में। और बस फ्लाइट का टाइम जो था वो था
7 बजे का। अब अगली फ्लाइट मिली नहीं, फिर जाके मिली रात की 1:30 बजे की फ्लाइट। बस फिर मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, बड़ा मजा आया। अब तो मैं तो बॉम्बे का ही तैयार बैठा हूँ, सनेजा जिसे मिल के आया हूँ वही तैयार बैठा हूँ, वापिस आया हूँ। रात की फ्लाइट आई तो वाइफ से बात हुई, मैंने कहा ये तो बढ़िया हो गया, सुबह एक्स्ट्रा नए सिरे से तैयार नहीं होना पड़ेगा, मैं तो कल का ही तैयार हूँ। सीधा 5 AM करूंगा और सो जाऊंगा। फ्लाइट लेट का भी ना मजा आ गया। ओह, पहली बार छूटी है मेरी फ्लाइट जिंदगी में, पहली बार, मतलब कमाल है। फ्लाइट छूटने का मजा क्या होता है और बाद में नेक्स्ट फ्लाइट में कैसे ट्रांसफर होता है, ये भी भगवान ने आनंद दे दिया। मजा आ रहा है, मजा। चलिए, लुधियाना आ रहा हूँ मैं, तो वहां पर मिलूंगा, फिर उसके बाद इंडिया टूर की प्लानिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। बाय।